नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी का ईपीएफओ पेपर एओ और ईओ के लिए एग्ज़ाम जो आपका 2021 में आपका सितंबर में होगा, 5 ऑफ सितंबर के आसपास बोला जा रहा है। तो मॉडल पेपर 6 से और क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगे अब आपके 81 टू 100। इसके बाद आपका इसका लास्ट पार्ट आ जाएगा जो 120 तक क्वेश्चन को क्लियर कर देगा। फिर मॉडल पेपर 7 आपका स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेल्स दे रखी है, एवरेज स्टॉक दे रखा है, ग्रॉस लॉस दे रखा है। तो जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखा जाता है तो सेल्स बोल रहा है कितने की हुई है, तो 4 लाख की हुई है, जबकि उसमें ग्रॉस लॉस कितना है, 10% का है। तो भाई टोटल कितनी रही होगी, तो टोटल रहा होगा हमारे पास 10% देखेंगे तो 10% को लिखा जाता है आपका कितना, 10% को 1/10 और 10 पे 1, तो 10% का लॉस है। तो 10% का लॉस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 लाख पे देखना है, 4 लाख पे। तो 10% का लॉस 4 लाख पे, तो 4 लाख का 10% अगर देखेंगे, सीधे कर लेते हैं। तो 4 लाख का 10% अगर देखा जाएगा तो ये हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट कर लेते हैं, आसान है। तो 10% देखेंगे 4 लाख का तो हो जाएगा कितना आपका 40,000। ये आपका बोल सकते हैं कि आपका क्या था, लॉस है 40,000 का। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 40,000 के साथ, 4 लाख के साथ 40,000 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 4,40,000 ये आपकी अमाउंट आ जाएगी टोटल। और फिर एवरेज स्टॉक को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद ये जो आपका आंसर आएगा, तो 11 पंजे 55, 11 चौको 44, 40 और 8 पंजे 40, तो 8 टाइम्स ये क्या आ गया आपका, तो ये आ गया आपका टर्नओवर रेशियो। आंसर कौन सा बनेगा, फर्स्ट। तो देख लेते हैं, लिखा हुआ है करेक्ट आंसर है 8 टाइम्स। सेल्स दे रखी है 4 लाख और एवरेज स्टॉक दे रखा है 55,000, ग्रॉस लॉस दे रखा है तो 10% होगा तो 40,000 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल आ जाएगी कितनी थी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी 4,40,000। अगर इसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखा जाएगा तो डिवाइड कर देना आपका एवरेज स्टॉक से, 55,000 से 8 टाइम्स आंसर आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशियो, द दिस रेशियो मेजर द हाउ फास्ट द स्टॉक इज मूविंग थ्रू द फर्म्स एंड जनरेटिंग द सेल्स। Higher the ratio, the more efficient management of the inventories and the vice versa. It is the type of the activity ratio. Stock turnover ratio (STR) can be computed as the ITR or STR, cost of the goods sold, जितना भी आपका गुड सोल्ड हुई है, और द एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक को देख सकते हो, तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दोनों को जोड़कर अगर आप डिवाइड करेंगे तो उससे तो एवरेज स्टॉक निकल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ड्यू डेट of his acceptance of the 40,000, Murli expressed his inability to meet the bill and offered the 55,000। अच्छा देखो, पे कितना करना था 40,000 और अभी उसने पे कितना किया 15,000, तो 15,000 पे कर दिया है। तो अब जो रकम पे करने के लायक है वो है आपकी 25,000, ठीक है, ये आपकी रकम है। आगे लिखा हुआ है एंड एक्सेप्टेड न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो इसमें कितना 15% आपका क्या इंटरेस्ट है, तो 15% करूँगा इसका तो 15/100 आ जाएगा पर एनुअल, पर एनम है फॉर द 2 मंथ। 2 मंथ के लिए निकालेंगे तो 2/12 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका सॉल्व करेंगे तो कितना 6 और 5 3 15, 20 पंजे 100, 3 दूनी 6 और कितना हो गया आपका, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दूँ, 4 से काट देता हूँ। तो 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4 छिके 24 और 1 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 625 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है, 25,000 प्लस 625, तो यह जाएगा आपका 25,625। चलिए, यहाँ पे वही चीज़ कर रखी है जो मैं बता रहा था आपको। तो पढ़ लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ इन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर्स directing a certain person to pay a certain sum of the money only to all the order of the certain person or to the bearer of the instruments. Next, a bill of the exchange have some specified time period. Drawee acceptor has to make the payment within that specified time period to the drawer maker. But sometimes when they are not able to pay for the bill on due date, then he may ask the drawer to extend the period of the credit. आप समझ में आ गया, जब वो पे करने के हालात में नहीं होते तो क्या कर देते हैं, एक्सटेंड करने को बोलते हैं, किसको, पीरियड ऑफ, या आप बोल सकते हैं क्रेडिट पीरियड को। इफ द ड्रॉअर एग्री दैट देन द ड्रॉई में कैंसिल द ओल्ड बिल। तो आपका क्या कर सकता है, अगर एग्री कर ओल्ड बिल को कैंसिल किया जा सकता है एंड ड्रॉ फ्रेश बिल, और नया बिल बना दिया जाता है एक्सटेंडेड पीरियड विच द एक्सेप्टर एक्सेप्ट। पर ये तभी करेगा जब वो क्या करेगा, इंटरेस्ट को क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। कैंसिलिंग द ओल्ड बिल एंड ड्रॉइंग अ फ्रेश बिल एंड एक्सटेंडेड पीरियड इज कॉल्ड द रिन्यूअल ऑफ द बिल। ये आपने याद रखना, रिन्यूअल बिल किसे बोला जाता है। फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड द ड्रॉवी इज asked to pay the interest which can be paid in cash or added to the amount of the new bill.
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज डजंट स्टैंड फॉर। अच्छा देखो, जितना ज़्यादा आपका रेशियो ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको फेवरेबल होगा, तो लिक्विडिटी रेशियो इसके अंदर आता है, नेट प्रॉफिट भी आता है और स्टॉक टर्नओवर आता है। ऑपरेटिंग रेशियो इसके अंदर नहीं आता। ऑपरेटिंग रेशियो उल्टा चलता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो ऑपरेटिंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू द नेट सेल। अब ये किससे रिलेटेड है? आपका ऑपरेटिंग रेशियो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो ये क्या करेगा, जैसा जैसा आपका रेशियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको कम क्या होगा, प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। द हायर द रेशियो, देखो क्या लिखा था, हायर द रेशियो हायर वुड बी द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, उससे जो प्रॉफिट होगा आपका क्या हो जाएंगे, होने लग जाएंगे, लो होने लग जाएंगे। सो लोअर रेशियो इज मोर फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस, इट इज कंप्यूटर एज द, तो लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सर्विसिंग से रिलेटेड होता है या गुड्स स्टॉक से रिलेटेड होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नेट सेल इनटू द 100, नेट सेल जो होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, और सीओजीएस जो होता है सेल्स माइनस क्रॉस प्रॉफिट देख लेते हैं। इस तरीके से इसका फॉर्मूला चलता है। अच्छा, सीओजीएस इज इक्वल टू द ऑपरेटिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक्स, आपको हटाना पड़ता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैन बी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो की बात करें, इट इज नोन एज द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बोला जाता है, एज इट इज मेजर द टर्म्स एबिलिटी टू पे इट्स करंट ड्यूज। जब क्या किया जाता है, तत्काल भुगतान किया जाता है तो उसे बोला जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो कंप्राइजेस आर, तो पहला होता है करंट रेशियो, इट इज द रेशियो दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ द करंट एसेट्स टू द करंट लिएबिलिटीज। जो आपके क्या होता है, करंट एसेट्स होती है और लिएबिलिटीज होते हैं, उन दोनों के बीच का क्या होता है, जो आपका रेशियो होता है उसे करंट रेशियो बोला जाता है। क्विक रेशियो की बात है, इट इज द रेशियो दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ द लिक्विड एसेट्स, ऑल्सो कॉल्ड द क्विक एसेट्स विद द करंट लिएबिलिटीज। इट इज ऑल्सो नोन एज द लिक्विडिटी रेशियो और द एसेट टेस्ट रेशियो। इट कैन बी कंप्यूटेड एज द क्विक रेशियो का होता है क्विक एसेट्स अपॉन द करंट लिएबिलिटीज। एसेट्स मतलब होता है जो आपके पास क्या होती है, पूंजी होती है, संपत्ति होती है, और लिएबिलिटी का मतलब होता है देयता कितनी है आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, ये होता है। क्योंकि एसेट्स होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको माइनस करना होता है इन दोनों की जोड़ को। इन्वेंट्री स्टॉक की बात करें, टर्नओवर रेशियो, तो दिस रेशियो मेजर द हाउ फास्ट द स्टॉक इज मूविंग। ये अभी पहला जो क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था। थ्रू द फर्म इज जनरेटिंग सेल्स, हायर द रेशियो द मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेंट्रीज एंड द वाइस वर्सा इज द टाइप ऑफ द एक्टिविटी रेशियो स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ये क्या होता है, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड अपॉन द एवरेज स्टॉक, जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, नेट प्रॉफिट रेशियो आता है। नेट प्रॉफिट रेशियो जो आता है एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस एंड द सेल्स। दिस रेशियो इज मेजर ऑफ द overall profitability. Net profit is arrived at after taking into the account both the operating and the non-operating items of the incomes and the expenses. It is computed as the net profit ratio जो होता है net profit upon net sales into 100% होता है। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेपरेशन ऑफ द पावर। तो लिखा होता है सेपरेशन किस तरीके से, अब जैसे क्या होता है जुडिशियरी आपकी एग्जीक्यूटिव और जो आपकी कौन सी होती है, बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव होती है, तो इनमें क्या है, सेपरेशन हो रखा है। द डॉक्ट्राइन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। सेपरेशन ऑफ पावर इज नाउ वेयर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बिल्कुल सही है आपका। तो आंसर जो बनेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बनेगा। तो लिखा क्वेश्चन द बाउंड्रीज ऑफ द जुडिशियरी पावर्स, बोथ द हाउसेज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव हैज पास्ड द प्रपोजल सिटिंग stating that they will not take the cognizance of the reply to any notice sent by the High Court or the Supreme Court in the breach of the privilege motions against the Republic TV editor and the anchor Arnab Goswami वाला जो केस चला था, तो उसमें महाराष्ट्र सरकार और वहाँ की हाई कोर्ट और बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट भी क्या आ गई थी, आमने सामने आ गई थी। तो इसे बोला जाता है कन्फ्रंटेशन ऑफ द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेटिव, ये बोल सकते हैं। This has added a new twist to the debate over the separation of power between the judiciary and the legislatures. About the doctrine of the separation of the power, the doctrine of the separation of the power is a part of the basic structure of the Indian Constitution. तो ये सही हो जाता है। It is not specifically mentioned in its text. याद रखना ये आपका स्पेसिफिकली नहीं हो रखा कहीं पे कि अलग से मेंशन नहीं है, ठीक है ना, क्लियर नहीं है। दिस मीन्स दैट द थ्री पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर्स परफॉर्म सेपरेट फंक्शंस एंड एक्ट एज द सेपरेट एंटिटीज। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द डॉक्ट्राइन इज दैट one arm of the state should not interfere in the functioning of the other organs and the exercise the function to function of the another organ। अच्छा, आगे चलते लिखा हुआ है लीगल प्रोविजन इन्वोक्ड इन द स्टेट असेंबली टू पास द सच प्रपोजल। तो आर्टिकल 194 के अंतर्गत लिखा हुआ है of the constitution which lays down the powers and the privilege of the houses of the legislatures. Article 212 stated that the validity of the any proceedings in the legislatures of a state shall not be called in questions on the ground of any alleged irregularity of the procedures। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ अ गवर्नमेंट फेवर यूनिटरी थ्योरी ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट यूनिटरी थ्योरी को फॉलो क्या करेगी, आपका क्या करेगी, बोल सकते हैं आपका फेवर करेगी, तो क्या हो जाएगी कि आपका रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, किसमें ट्रेड यूनियंस पे लिखा हुआ है इट विल प्लेस द
रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड यूनियन और इवन मेक देम इलीगल, और वो क्या कर देगी, यूनियंस को क्या कर देगी, आपका इलीगल कर देगी, जो बिल्कुल भी सही नहीं होता किसके लिहाज से, आपका बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल जो आपके रिलेशन होते हैं उसके हिसाब से बिल्कुल सही नहीं होती। ये आउटर मोस्ट बॉडी होती है आपकी, जो बाहर से सपोर्ट करती है किनको, वर्कर्स के बोल सकते हैं हितों की रक्षा करती है। तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है इट विल प्लेस द रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड यूनियंस और इवन मेक देम इलीगल। तो यूनिटरिज्म होता क्या है, देखो लिखा हुआ है, तो यूनिटरिज्म इज द पर्सपेक्टिव ऑन द एम्प्लॉयमेंट दैट एम्फसाइज द शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ द ऑल द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या करेगा कि एम्फसाइज करता है, जोर देता है उस बात पे कि जितना भी आपका क्या होगा इंटरेस्ट होगा वो शेयर्ड होगा सभी के बीच में। इट इज एज्यूम दैट there are the compatible goals, a common purpose and a single common interest, which means that if managed effectively the organization will functionally harmoniously in unity. अब देखो क्या लिखा, those who subscribe to the theory employees to the employees alike despise ट्रेड यूनियन। यूनियंस आर पोर्ट्रेट एज आउटसाइड फोर्स। याद रखना कि यूनियन की होती है आपकी एक आउटसाइड फोर्स होती है की तरह काम करती है, दैट कम्पीट फॉर द एम्प्लॉयर्स लॉयल्टी, जो किसके लिए काम करती है, एम्प्लॉयर की लॉयल्टी, एंड द पिट्स एम्प्लॉयर्स अगेंस्ट द मैनेजमेंट। Many small businesses operate with this theory as well as any company where the workers reject the idea of the unionizing. आगे लिखो, गवर्नमेंट दैट फेवर्स द थ्योरी विल प्लेस द रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूनियन और इवन मेक देम इलीगल। आगे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूनिटरी पर्सपेक्टिव, लिखा हुआ है यूनिटरी पर्सपेक्टिव ऑन एम्प्लॉय रिलेशंस इज वन ऑफ द कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स आर सीन एज बीइंग ऑन द सेम टीम और इवन द सेम फैमिली। याद रखना कि एम्प्लॉयर हो चाहे वर्कर हो, इसको सेम फैमिली में ये क्या करता है, फॉलो करवाता है। In this theory, conflict is seen as the distasteful for the bad, and the both sides strive for the consensus. The unitary perspective is based on the assumption that the organization should be an integrated group of the people with a single authority loyalty structure and set of the common value, interest, and the objective shared by all the members of the organization. आगे लिखा हुआ है assumption about the workplace relation, तो it assumes that the management and the employees share a common interest, that management is one source of the legitimate authority. आगे लिखा assumption about the workplace conflict, तो लिखा it despises conflict and consider it destructive which should be avoided। याद रखना। नेक्स्ट लिखा it think that the conflict is caused by the poor management, dissidents and the agitators and the poor communication। आगे लिखा it consider, अगर ट्रेड यूनियन के बारे में बात करें तो it consider the trade union as a competitive and the illegitimate sources of the authority. Trade unions are an unwarranted institutions in the workplace. They create the conflict where none would otherwise exist। अच्छा, कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करें तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस या इंस्टीट्यूशनलाइज unnecessary division of the interest. It serves to generate the workplace conflict rather than resolve it। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनिटरी पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन। यूनियन आर पोर्ट्रेट एज अ, अभी तो पढ़ाया था, देखिए अभी पढ़ाया था आपको, आउटसाइड होता है भाई, ये देखो लिखा यूनियन आर द पोर्ट्रेट एज एन आउटसाइड फोर्सेज। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कंपनीज ऑपरेटिंग विद द थ्योरी रिजेक्ट द आइडिया ऑफ द यूनाइजेशन। बिल्कुल सही है, जो कंपनी को ऑपरेट करते हैं यूनाइजेशन को क्या करते हैं, आपका रिजेक्ट करते हैं, तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो वही चीज़ें शायद से इसमें लिखी हुई है यूनिटरिज्म के बारे में, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, सिर्फ पेपर लेते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू, तो द यूनिटरी अप्रोचेस मीन्स दैट, अगर एम्प्लॉयज़ के हिसाब से देखा जाए तो क्या लिखा, वर्किंग प्रैक्टिस शुड बी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इंडिविजुअल शुड बी बिजनेस प्रोसेस इंप्रूविंग ओरिएंटेड मल्टी स्किल्ड एंड द रेडी टू टैकल एनी टास्क विद द एफिशिएंसी। इफ अ यूनियन इज रिकॉग्नाइज इट रोल इज दैट ऑफ अ फर्दर means of the communication between the group of the staff and the company. The emphasize on the good relationship and the sound terms and the condition of the employment। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रॉम द एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू द यूनिटरी अप्रोचेस क्या होनी चाहिए एम्प्लॉयर के हिसाब से, because staffing policies should try to unify effort, inspire and motivate the employees. The organization wider objective should be properly communicated and discussed with the staff. Reward system should be so designed, reward भी मिलना चाहिए as to foster the secure loyalty and the commitment। ये employees point of view आता है। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शैडो। शैडो बनाने के लिए आपको लाइट सोर्स चाहिए होगा, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिससे छाया बन सके, और एक स्क्रीन चाहिए होगी आपको, तो तीनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है light is a form of energy which produces a sensation of the vision in our eyes. The objective around us reflect light. The reflective lights reaches our eyes and make that things visible to us. Luminous object like the sun, stars, electrical bulbs, it is have their own lights and they are considered as the source of the light. Non-luminous objects are those objects which do not have their own lights but reflect the lights coming from the some sources. लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन इन द गिवन मीडियम। अब ये तीन तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, कौन से लेयर्स, एक होती है ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसल्यूसेंट, एक होती ओपेक। ट्रांसपेरेंट की बात करें तो ऑब्जेक्ट दैट अलाउ द लाइट पास थ्रू देम और द ऑब्जेक्ट अक्रॉस वी कैन सी आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट
एग्जाम्पल द ग्लास एंड वाटर। तो ये होता है आपका ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल सीधे तौर पर आपकी क्या होती है, जो आपकी रोशनी होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, गुजर जाती है पूरी तौर से, कोई भी शैडो फॉर्मेशन नहीं होती है। ट्रांसलूसेंट की बात है तो ऑब्जेक्ट दैट पार्शली अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। फिल्टर पेपर जैसा आपका क्या है, सन ग्लासेस भी एक एग्जांपल आ जाता है कि कुछ लाइट्स आपकी क्या होती हैं, रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, कुछ आपकी क्या एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं। तो क्या बनती है, जो शैडो बनती है वो बिल्कुल कैसी बनती है, आपकी ब्लरी बनती है, और बोल सकते हैं आपकी स्वाति या फ्लैटी बनती है, मतलब आपका कैसी बोल सकते हैं हल्की हल्की बनती है। ओपेक जो होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, आपके लाइट को पास ऑन नहीं करने देते हैं। द ऑब्जेक्ट अक्रॉस विच लाइट कैन नॉट पास आर कॉल्ड द ओपेक ऑब्जेक्ट। फ्रॉम द एग्जांपल कार्डबोर्ड एंड द बुक्स, जैसे आपका ये क्या आ गया, बैकपैक आ गया, तो नो लाइट पास थ्रू, तो ये क्या बना देगा, आपकी एक डार्क शैडो फॉर्मेशन होती है। अच्छा, शैडो फॉर्मेशन के लिए मैंने सारी चीज़ें बता दी, आपका क्या होना है, शैडो बन जाएगी। आपको चाहिए लाइट सोर्स, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए जिस पर क्या शैडो बन जाए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइज लिक्विड विच आर द पोर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए उसे क्या होना चाहिए, ना ही वो बेस होना चाहिए, ना ही एसिड होना चाहिए, ना ही वो सॉल्ट्स होने चाहिए, तो आपके न्यूट्रल होने चाहिए। तो होते हैं शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल वाटर। ये आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करते, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस को अलग नहीं करते, तो ये आप याद कर सकते हैं। तो लिखा हुआ सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर द पोर कंडक्टर्स। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ द एसिड, बेस एंड द सॉल्ट्स। The passage of an electric current through a conducting liquid cause the chemical reaction. The result effect are called the chemical effect of the current. अच्छा, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस मीडियम। एक्वस मतलब वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। विनेगर देखा जाएगा तो आपका क्या है, एसिटिक एसिड है। ब्रेक इनटू देयर आयंस इन द एक्वस मीडियम, तो क्या करता है ये, आपका वाटर में क्या कर देता है, अपने आयंस को ब्रेक कर लेता है, इसलिए क्या होता है, आपका गुड कंडक्टर बोला जाता है। लाइम जूस की बात करें, सिट्रिक एसिड से बोला जाता है, ये भी क्या करता है, ब्रेक करता है अपने आयंस को एक्वस मीडियम में। सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें, ये भी अपने आयंस को क्या करता है, ब्रेक करता है एक्वस मीडियम्स में। डिस्टिल वाटर की बात करें, ये फ्री होता है। डिस्टिल वाटर प्योर वाटर बोला जाता है। वाटर इज फ्री ऑफ द सॉल्ट एंड दिस पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ब्रेक नहीं करने देता। टैप वाटर होता है, इसमें थोड़ा सा क्या होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, सोडियम मैग्नीशियम आइंस होते हैं, और आइंस होते हैं तो ये क्या होता है, आपका गुड कंडक्टर माना जा सकता है। वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें तो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है ना, मेनली क्या होता है, आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को शो करते हैं। हनी भी आपका पोर कंडक्टर है बिकॉज इट इज मेड लार्जली ऑफ द शुगर कॉल्ड द फ्रक्टोज एंड द ग्लूकोज एंड द सब वाटर। शैम्पू की बात करें, नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना, शैम्पू, वेजिटेबल्स एंड द डिस्टिल वाटर। वैसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, जैसे डिस्टिल वाटर तो नहीं हो सकता, पहली चीज़ तो आपने याद रखना है। फिर ये जैसे ये विनेगर हो गया, विनेगर तो होता है क्योंकि ये आपका एसिड है, तो ये आपका क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस को लेगा। लेमन जूस है तो सिट्रिक एसिड है, ये लेगा, ठीक है ना। और टैप वाटर है, अशुद्धियाँ होती है तो ये लेगा। और नीचे की तरफ अगर देखें लेमन जूस है, तो एक जो आंसर बनता है वो बनता है आपका पहला वाला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, टिल द डिस्काउंटेड बिल इज पेड बाय द एक्सेप्टर इट रिमेन्स द कंटिजेंट बिल लिएबिलिटी। कंटिजेंट मतलब है जो आपकी क्या होती है, आकस्मिक जो देयता होती है वो इसमें अकाउंट होती है। टिल द डिस्काउंटेड बिल, जब तक, ठीक है ना, इज पेड बाय द एक्सेप्टर इट रिमेन्स, जब तक वो बिल पे नहीं होता तब तक उसे क्या बोला जाता है, कंटिजेंट लिएबिलिटी बोला जाता है। आकस्मिक देयता बोली जाती है, तुरंत उसे क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो लिखा टिल द डिस्काउंटेड बिल इज पेड बाय द एक्सेप्टर इट रिमेन्स अ कंटिजेंट लिएबिलिटी। तो क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, क्या लिखा हुआ है, रेफर टू द इनकेसमेंट ऑफ द बिल बिफोर द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी। पहले आपका क्या कर देना, इनकेसमेंट कर देना डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले। द बैंक डिडक्ट इट्स चार्जेस फ्रॉम द बिल, उससे क्या होता है कि आपका क्या करता है, बैंक अपनी क्या करता है, प्रोसेसिंग फीस आपकी डिडक्ट कर देता है। द बैंक शैल मेक द पेमेंट ऑफ द बिल्स आफ्टर द डिडक्टिंग द सम इंटरेस्ट कॉल्ड द डिस्काउंट इन द कैश। द प्रोसेस ऑफ द इनकैशिंग द बिल विद द बैंक इज कॉल्ड द डिस्काउंटिंग द बिल्स। The bank gets the amount from the drawee on the due date. An obligation that is due on a future date that may occur depending on the outcome of an uncertain future date is called the contingent liability. If the discounted bill receivable are not paid in the drawee, that is considered are the contingent liability. A liability is something a person or a company owes. Usually, a sum of the money liabilities are settled over time through the transfer of the economic benefits, including the money, goods, or the services. An expense is defined as the outflow of the money or the asset to another individual or the company as the payment of an item or the services, any physical thing or the right owned that has the money. Monetary value is called the an assets. अच्छा, वन पर्सन कंपनी इज स्पेशल टाइप ऑफ। वन पर्सन जो होती है ना वो प्राइवेट में, पब्लिक में नहीं आ सकती, होल्डिंग में नहीं आ सकती, सब्सिडायरी में नहीं आ सकती, उसे प्राइवेट फर्म ही बोलना पड़ेगा अगर एक इंसान उसे चला रहा है। तो लिखा वन पर्सन कंपनी ओपीसी फॉर द शॉर्ट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 262 2 और सब सेक्शन कौन सा, 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो आपका 2013 का रिसेंट का यही है, विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट इंडिकेट दैट द ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
फीचर्स क्या है तो देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 31C ऑफ द कंपनी एक्ट सेज दैट द सिंगल पर्सन कैन फॉर्म अ कंपनी फॉर द एनी लॉफुल पर्पस। इट फर्दर डिस्क्राइब द ओपीसी एज अ प्राइवेट कंपनी। सिंगल मेंबर देखेंगे तो ओपीसी कैन हैव द ओनली वन मेंबर ऑफ द स्टेक होल्डर अनलाइक अदर प्राइवेट कंपनी। नॉमिनी जो होता है अ यूनिक फीचर ऑफ द ओपीसी दैट सेपरेटेड फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ द कंपनीज दैट द सोल member of the company has to mention a nominee with the registering the company. Minimum one director तो लिखा हुआ OPC need to have a minimum of the one person the member as a director. They can have maximum of the 15 directors. तो 15 रख सकता है. No minimum paid up the share capital. The Companies Act 2013 has not prescribed any amount as minimum paid up capital for the. तो आपकी मिनिमम कोई आपकी किन रखी कैपिटल रखी ओपीसी के लिए. पब्लिक कंपनी क्या होती है जो आपकी क्या होती है प्राइवेट नहीं होती है, या फिर कौन सी पब्लिक कंपनी होती है जिसमें क्या होता है सरकार का नियंत्रण होता है. प्राइवेट कंपनीज होती है जिसमें क्या होता है आपका प्राइवेट फर्म्स का नियंत्रण होता है. तो लिखा हुआ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड and the company which by its article restrict the rights of the transfer its shares, limited the number of the members of the 200 and prohibit any invitation to the public to the subscribe for any securities of the company. होल्डिंग कंपनी देखिए होल्डिंग कंपनी इन द रिलेशन ऑफ द वन और मोर अदर कंपनीज. होल्डिंग होता है ना कि हमने ये पकड़ी हुई है दूसरी कंपनी. मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट विच सच कंपनीज आर सब्सिडारी कंपनी. सब्सिडारी होती है उसके साथ की. सब्सिडारी कंपनी इज रिलेशन टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज द कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी. कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एक्सरसाइज और द कंट्रोल मोर देन द 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स. अच्छा नेक्स्ट लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन डेस्पाइजेस ट्रेड यूनियन. तो बताया तो था आपको कौन सा होता है यूनिटरी होता है. जब देखा जाता है ट्रेड यूनियन से रिलेटेड डिस्पाइसेस देखने को मिलते हैं. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना. ये सारा व्यू वगैरह मैं पढ़ा चुका हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन सीज द एम्प्लॉयज रिलेशन एज वन ऑफ द कॉर्पोरेशन. तो वही है आपका यूनिटरी. तो यह याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है. ये भी पढ़ा चुका हूँ. सेम चीज़ है, सेम चीजें आ रही. नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनिटरी पर्सपेक्टिव्स ऑन द इंडस्ट्रियल. इट सीज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स. इट एम्फसाइज द शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल ये डिफरेंट ग्रुप्स को नहीं करता भाई. इट सीज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ग्रुप. नहीं, सेम ग्रुप होता है. इट एम्फसाइज द शेयर इंटरेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ एन. बिल्कुल सही है. ये एम्फसाइज करता है शेयर करने के लिए, जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था. शेयर करता है इंटरेस्ट को किसमें, सारे मेंबर्स के, सारे मेंबर्स में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे आपके. तो आंसर बन जाएगा आपका ओनली 2, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो मरकरी मिनीमाटा डिसीज होती है, ठीक है. कैडमियम से इटाइटाई डिसीज होती है, ठीक है. नाइट्रेट आयन से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है. फ्लोराइड आयन से इंडाइजेशन, नहीं ये गलत है. तो लिखा हुआ है कि इंडाइजेशन कॉज बाय द ओवर ईटिंग और ईटिंग टू क्विकली. अगर इंडाइजेशन मतलब खाना पच नहीं रहा है तो क्या अगर आप क्या कर रहे हो, या तो फिर खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो या फिर जल्दी जल्दी खा रहे हो. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द ईटिंग फैटी ग्रीसी और द स्पाइसी फूड्स, टू मच कैफीन, अल्कोहल, चॉकलेट एंड द carbonated beverages. Fluoride ion is the simplest inorganic, the monatomic ions of the fluorine with basic properties. It is considered a trace element. Fluoride ions are found in the various minerals but are only present in the trace amount in the water. इटाइटाई डिसीज की बात करें कॉज बाय द कैडमियम एक्सपोजर्स. इटाइटाई डिसीज कैरेक्टर बाय द ऑस्टियोमलेशिया. ऑस्टियोमलेशिया जो होता है उसमें क्या होती है कि हड्डियां जो होती है वो कैसे पड़ जाती है आपकी, वीक पड़ जाती है. विद द सेवर बोन पेन एंड इज एसोसिएटेड विद द रीनल ट्यूबुलर डिसइंफेक्शन. रीनल ट्यूबुलर जो होता है कनेक्टेड होता है आपका किडनी से. इन्फेंट मैथमोग्लोबिनीमिया, तो ये बोला जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम को बच्चों में देखने को मिलता है. इट इज कंडीशन वेयर द बेबी स्किन टर्न्स ब्लू. बच्चे की जो स्किन होती है ब्लू होने लग जाती है. दिस हैपन व्हेन देयर इज इनफ नॉट इनफ ऑक्सीजन इन द ब्लड. ये तब होता है जब ब्लड में आपकी ऑक्सीजन की नहीं होती, आपकी अच्छी मात्रा में नहीं होती. ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज बाय द नाइट्रेट पॉइजनिंग. ये किसके थ्रू होता है, नाइट्रेट के थ्रू होता है. इट कैन हैपन इन द बेबीज हु आर फेड. इनफैक्ट छोटे होते हैं, नवजात होते हैं. फॉर्मुला मिक्स्ड विद द वेल वाटर जो आपका कुएं का पानी होता है और होम मेड बेबी फूड मेड एंड द नाइट्रेट रिच फूड अगर आप खिला दी, जैसे स्पाइनेच हो गई या फिर जो आपकी क्या होती है पालक जो बोला जाता है, ये बीट्स हो गई, तो इससे हो सकता है. मिनीमाटा डिसीज की बात करें न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है आपका और कैडमियम उससे होता है आपका किससे, मरकरी से होता है. कॉज बाय सेवर ऑफ मरकरी पॉइजनिंग. सिम्टम इंक्लूड द अटैक्सिया, numbness in the hands and the feet, weaknesses of the neural muscles, narrowing the field of the visions. And minimata disease the methyl mercury poisoning होती है. And neurological symptoms, it is caused by the daily consumption of the large quantity of the fish and the shellfish. याद रखना ज़्यादा आपकी फिश खाई जाती है, shellfish खाई जाती है, तो ये देखने को मिलता है. That were heavily contaminated with the toxic chemicals generated in the chemical factories and then discharged into the sea. अच्छा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिकल डिसीज. तो जेनेटिकल डिसीज कौन सी नहीं होती भाई, आपकी नाइट ब्लाइंडनेस. ये विटामिन ए की कमी से होती है. जैसे क्या बोला रेटिनॉल. बाकी सारी आपकी क्या जेनेटिकल. एल्बिनिज्म में जो आपका मेलानिन जो आपका क्या होता है पिगमेंट होता है
वो क्या हो जाता है आपका, मौजूद ही नहीं होता। तो जो कलर होता है पूरी स्किन का, बालों का, हेयर का, वो सारा कैसे हो जाता है आपका, मोस्टली क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। आपने देखे होंगे। हीमोफीलिया आपका ब्लड से रिलेटेड है, कलर ब्लाइंडनेस आपका विजन से रिलेटेड है। कौन सेल इसमें बेहतरी से काम नहीं करती, नाइट आपका क्या है, तो आंसर जो बनेगा नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है आपका जेनेटिकल डिसीज। नाइट ब्लाइंडनेस इटसेल्फ इज नॉट अ कंडीशन बट द रिजल्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग आई डिसऑर्डर। एक्यूट विटामिन ए डेफिशिएंसी रिजल्ट इन द नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए सप्लीमेंट हैव हेल्प्ड women to adapt the darkness by the 50% with the 6 weeks. Genital disease or disorder is any disease caused by problem with the person gene जो माता पिता से आपको मिलती है। Genes are the basic unit of the heredity. They hold the genetical information in the form of the DNA which can be translated into the useful protein and carry out life process. These genes undergo mutation sometimes which changes the instruction to formulate the proteins due to the which the protein does not works properly. Some disorder are innate. प्रेजेंट बाय द बर्थ, मतलब इनट होता मतलब बचपन से होते हैं, वाइल अदर आर एक्वायर्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन द पर्टिकुलर जीन्स, और कुछ आपके समय के साथ होने लग जाते हैं। अच्छा, देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ जेनेटिकल, तो सिंगल जीन इनहेरिटेंस देखने को मिलता है, मल्टीफैक्टोरियल देखने को मिलता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो गया, और माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिकल इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। एल्बिनिज्म की बात करें तो लिखा एल्बिनिज्म रेयर ग्रुप ऑफ द जेनेटिकल डिसऑर्डर दैट कॉज द स्किन हेयर और द आई टू हैव द लिटिल और नो कलर, या तो बहुत कम कलर होता है, मतलब कलर नहीं मिल पाता, सफ़ेद पड़ जाता है आदमी, और नो कलर। एल्बिनिज्म ऑल्सो एसोसिएटेड विद द विजन प्रॉब्लम। जेनेटिकल म्यूटेशन दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड द मेलानिन, ये इसकी कमी हो जाती है मेलानिन की। दिस इज कॉल्ड द सेल कॉल्ड द मेलानोसाइट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द स्किन हेयर एंड द आई पिगमेंटेशन। हीमोफीलिया की बात करें, हीमोफीलिया इज द मोस्टली इनहेरिटेड जेनेटिकल डिसऑर्डर, ये क्लॉटिंग नहीं करने देता बाहर, जो बहुत जरूरी होता है। दैट इम्पेयर्स द बॉडी एबिलिटी टू मेक द ब्लड क्लॉट। अब ब्लड अगर क्लॉट नहीं होगा, बाहर जमेगा नहीं, तो क्या होगा, आपका जो खून होता है काफ़ी ज़्यादा बह जाता है और मृत्यु भी हो जाती है। अ प्रोसेस नीडेड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। दिस रिजल्ट इन द पीपल ब्लीडिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम आफ्टर एन इंजरी, इजी ब्रशिंग एंड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग इनसाइड जॉइंट और द ब्रेन। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय द जेनेटिकल फॉल्ट पास्ड ऑन टू द चाइल्ड बाय, ये जो उसके कैरियर होती है वो कौन होती है, फीमेल्स होती हैं। और फीमेल्स ये जो आपके ट्रांसफर होती है किन में होती है, मेल चिल्ड्रन में होती है मोस्टली। तो लिखा हुआ इट क्योर बिकम बिकॉज सम ऑफ द कलर सेंसिटिव सेल्स इन द आइज, जो आपकी कौन सेल्स होती है उनमें इफेक्ट देखने को मिलता है, वो प्रॉपरली आपका क्या नहीं कर पाती, फंक्शन नहीं कर पाती। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स दिस फेमस स्लोगन वाज पॉपुलराइज्ड बाय, तो पॉपुलर किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। तो लिखा हुआ है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, इट इज अ स्लोगन पॉपुलराइज्ड बाय द कार्ल मार्क्स इन द हिज 1875 critique of the Gotha program. The principal refer to the free access to and distribution of the goods, capital and the services, even though the phrase is commonly attributed to Marx. कनेक्ट होती, जैसे इनकलाब जिंदाबाद किससे कनेक्टेड हो जाता है आपका, भगत सिंह होता है, पर मोहम्मद इकबाल थे जिन्होंने शायद से वो दिया था। उसी तरीके से फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, ये पॉपुलराइज करने वाले कार्ल मार्क्स थे, पर इसे बोलने वाले जो थे उनका नाम था लुइस ब्लांक। इन्होंने 1839 में इसका यूज़ किया था, और ये इन्होंने बोला द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्क के लिए। इस फेमस बुक्स आर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, ये मार्क्सिस्ट विचारधारा से संबंधित आपकी किताब है, कार्ल मार्क्स ने लिखी दास कैपिटल। सोशलिज्म से रिलेटेड थे आपके मार्क्सिस्ट, ठीक है ना। और मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स, वो थ्योरी पे विश्वास करते थे कि आपकी क्या होनी चाहिए, जो इंडस्ट्रियल जो रिलेशन होता है उसमें क्या होता है, जो आपके क्या वर्कर होते हैं उनके राइट्स की ये बात करते थे। तो लिखा रेडिकल पर्सपेक्टिव, अगर मार्क्सिज्म की बात करें तो रेडिकल पर्सपेक्टिव ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशन इज also known as the Marxist perspectives, as it is inspired by the philosophy of the Karl Marx. Marxism is ideology inspired by the philosophy of the German philosopher Karl Marx. It stated the importance of the struggle between the different social classes. It holds that the action in the human institutions are economically determined, and class struggle in the basic agency of the historical changes and the worker of the work has to unite in order to overthrow the capitalistic society. Capitalism मतलब वो पूंजीवादी को हटाना है और क्या समाजवाद को लेके आना है, एंड स्टेबलाइजेज सोसाइटी बेस्ड ऑन द कम्युनिज्म। किससे संबंधित, कम्युनिज्म, वो कम्युनिज्म जो विचारधारा, ये कम्युनिस्ट कंट्री कौन कौन से, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये कम्युनिस्ट कंट्री है आपकी, विच इज अ क्लासेस सोसाइटी वेयर ईच विल कॉन्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड ईच विल गेट अकॉर्डिंग टू दिस हिज नीड। आगे लिखा हुआ है द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस concentrate on the nature of the society surrounding the organization. The basic of the theory is of the clash between the employer and the worker. जैसे एम्प्लॉयर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बर्गियोस, और आपका वर्कर को बोला जाता है प्रोलिटेरेट। ये आपने याद रखना, ये आई थिंक जर्मन नेम है। द एम्प्लॉयर ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय पेइंग वर्कर एज लिटिल एज ही कैन। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट बना पाए। मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरीके कि वर्कर को कम से कम दिया जाए, वाले स्ट्राइविंग
फॉर अ मोनोपोली इन हिज इंडस्ट्री टू कंट्रोल द प्राइसेस। और किसकी तरफ जाने की कोशिश करता है? मोनोपोली की तरफ, एकाधिकार की तरफ जाने की कोशिश करता है ताकि प्राइस को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। वर्कर्स ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट दे आर द मोस्ट वाइटल पार्ट। वर्कर्स को ये लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑफ द प्रोडक्शन एंड स्ट्राइव टू गेट देयर फेयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस। और उनकी ये मांग होती है कि उन्हें एक अच्छा सा प्रॉफिट मिले उनके काम के बदले। फ्रॉम अ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ दिस क्लास इज द वर्कर रेवोल्यूशंस। गांधी जी भी इसी के हिमायती थे आपके। लिखा हुआ है वेयर द वर्कर्स टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनीज एलिमिनेटिंग द कैपिटलिस्ट ऑल टुगेदर। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहाँ में देखने मिलती थी? अमेरिका में देखने मिलती है आपकी। Although Marxist has fallen out of the favor since the collapse of the Soviet Union, it was highly popular in the first half of the 20th century. When अब ये याद रखना, भारत ने जो आपके क्या है प्लानिंग कमीशन जो था, जो आपकी क्या था 5 ईयर प्लान था, वो भी यूएसएसआर से लिया था। अब तो नहीं है, खैर अब तो नीति आयोग बनाता अपनी। और दूसरा जो आपकी क्या थी ड्यूटीज़ थी, वो भी यहीं से ले रखी थी। अच्छा, आगे लिखा हुआ है व्हेन द वर्कर्स वर पेड सबसिस्टेंस लेवल वेजेस it was mostly due to the fast development of the Soviet industries during and after the World War I, while other countries were going through a recession. As next, according to Industrial Employment Standing Order Act 1946, a particular rules of the conduct for the workmen employed in industrial establishments called the, तो इसे बोला जाता है आपका स्टैंडिंग ऑर्डर। पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है स्टैंडिंग ऑर्डर मीन्स द पर्टिकुलर रूल्स ऑफ द कंडक्ट फॉर द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, लिखा हुआ है important feature of the Industrial Establishment Act, it applied to the industrial establishment within India with an engagement of the more than the 100 workers। आपके पास होनी चाहिए वर्कमैन होनी चाहिए at present or as noted on the any day in the preceding years। Here industrial establishment covers those specified in, तो पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट आता है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आता है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आता है, रेलवे इंडस्ट्रीज आती है आपकी। आगे लिखा इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट डजंट इंक्लूड द एम्प्लॉयज एंगेजमेंट इन द managerial or the administrative or the supervisory capacity. Also defense services are excluded, इसमें से हटाई गई हैं from it. Other services covered are transport services, construction, mine, plantations, workshop etc. It is mandatory for the every employer covered under the act to get the standing order certified by the submitting 5 draft copies of the standing order to certified office. A certifying officer means the labor commissioner or a regional labor commissioner or any other officer appointing by the government to perform the function of the certifying officer। अच्छा, आगे लिखा है स्टैंडिंग ऑर्डर इंक्लूड द वर्कमैन क्लासिफिकेशन, अटेंडेंस, कंडीशन ऑफ द टर्मिनेशन मीन्स द ग्रीवेंसेस redressed. Standing order finally certified by the certifying officer cannot be changed except by the any agreement between the employers and the worker and after the expiry of the 6 month from the previous standing order. Any aggrieved party may appeal to the appellate authority within the 30 days provided that its decision shall be final. The appellate authority shall thereafter send copies of the standing order if amended to related parties within the 7 days. Any question relating to the applicability or the interpretations of this act may be referred to the labor court constituted for this purpose, whose decision shall be final and the binding to all parties। चलो, on all parties। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है Under the Industrial Dispute Act 1947, an employer who intend to close down an undertaking need to inform the appropriate government। तो ये क्या होना चाहिए? कम से कम कितने दिन का नोटिस होना चाहिए? तो 60 दिन का होना चाहिए कम से कम इसके अंतर्गत। तो ये आपने याद रखना है, पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 स्टेटेड दैट एन एम्प्लॉय हु इंटेंड टू क्लोज डाउन एन अंडरटेकिंग्स नीड टू इन्फॉर्म द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एटलीस्ट 60 days बिफोर द डेट ऑफ द क्लोजर। खत्म करने से पहले या क्लोज करने से पहले कम से कम 60 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। दिस इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन, कब कब नहीं हो सकता? लेस देन 50 वर्कमैन। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास 50 से कम एम्प्लॉय है, आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड इन द प्रीसीडिंग 12 months, और पिछले 12 महीने से काम कर रहे हैं। टू अंडरटेकिंग सेट अप द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड द प्रोजेक्ट्स। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है एंड अदर एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आगे लिखा हुआ है क्या फीचर्स है भाई इसके? द एक्ट अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ट्रेड इररिस्पेक्टिव of the number of the workmen employed therein. Also, every person employed in an establishment for the hire, including the contract labor and the part-time employee, is covered under this act। दोनों होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं और आपके पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी होते हैं। दिस एक्ट इनकरेज द आर्बिट्रेशंस ओवर द डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज। It provides for the setting of the work committee in any industrial establishment with 100 or more workers for the consultation to promote the cordial relation। For every establishment employment 20 or more workmen, a grievances redressal committee must be set up। Reason कौन कौन सा dispute can be? तो demand for the higher wages, payment of the bonus, high social security benefits आते हैं, demand for the goods and the safer working condition आ जाती हैं।
अच्छा, मेथड ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट किस तरीके से कंसिलिएशन हो सकता है, पहले पढ़ा चुका है। इट इज नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर्स इन विच एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी द कंसिलेटर असिस्ट द पार्टीज टू डिस्प्यूट इन रीचिंग म्यूचुअली एग्रीमेंट सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। इसमें थर्ड पार्टी आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, तीसरा व्यक्ति उसे सॉल्व करेगा। आर्बिट्रेशन होता है, मतलब जब क्या होता है आपस में डिस्प्यूट को सुलझाया जाता है। इन दिस द डिस्प्यूट इज सबमिटेड टू एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल विच मेक्स द डिसीजन टू द डिस्प्यूट दैट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। याद रखना, इसमें आर्बिट्री होती है आपकी, आर्बिट्री जैसे आपका देखो जैसे जुडिशरी होती है ना, तो वो एक आर्बिट्रेशन का काम करती है, मध्यस्थता का काम करती है। तो जो भी वो फैसला सुनाएगी वो पार्टीज पे क्या होती है, बाइंडिंग होती है। एजुकेशन की बात है, इट इन्वॉल्व द इंटरवेंशन इन द डिस्प्यूट बाय द थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब कॉन्सलेशन में भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है, एजुकेशन में आपका क्या होता है, एजुकेशन में भी आपका थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है, पर यहाँ पे गवर्नमेंट थर्ड पार्टी को क्या करती है, आपके अपॉइंट करती है फॉर द पर्पज ऑफ द डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द फाइनल सेटलमेंट। आगे लिखिए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट एक्ट the act empowers the government to refer the dispute to the appropriate authority which is labor court, industrial tribunal, national tribunal। ये याद रखना, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। लेबर कोर्ट आती है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल आते हैं और नेशनल ट्राइब्यूनल आते हैं, ये याद रखना, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल एंड लेबर कोर्ट। द राइट टू स्ट्राइक एंड द लॉक आउट हैज बीन सब्जेक्टेड टू द रिस्ट्रिक्शन एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। The act prohibits the strikes and lockout by the workers in public utility service if the conciliations and the arbitration proceedings are pending, and it empowers the government to take adequate action. Next, an employer who intend to close down an undertaking need to inform the appropriate government at least 60 days before the date of the closure. This is not applicable when, तो ये बता दिया था मैंने आपको कंडीशंस कि आपका कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होना चाहिए, कम से कम आपके पास 50 क्या होने चाहिए, आपके पास वर्क मैन होने चाहिए, और कम से कम 12 हफ्ते से क्या 12 महीने से काम कर, 1 साल से काम कर रहे हो। और इसमें क्या होता है, कुछ कुछ आपके जो क्या होंगे गवर्नमेंट के जो आपके क्या प्रावधान है उनके तहत भी चलना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द बैटरी इज सेड टू बी द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिज्म। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। पैरामैग्नेटिज्म जैसे डायमैग्नेटिज्म तो क्या होता है आपका प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं ना, अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व, ये आपने याद रखना है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बोला जाता है आपका क्या विद्युत चुंबकीय। पर यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, तो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिज्म में देखने को मिलती है। मैंने जब साइंस का लेक्चर ले रहा था तब मैंने बताया था, डायमैग्नेटिज्म इज द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द मैटर। सब में ये आपकी क्या होती है, मौजूद होती है। द इफेक्ट इज सो वीक इन मोस्ट केसेस दैट इट गेट द सेप्टेड बाय द अदर इफेक्ट लाइक द पैरामैग्नेटिज्म एंड द फेरोमैग्नेटिज्म। तो लिखा डायमैग्नेटिज्म द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड टू मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ से कहाँ की तरफ जाता है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। एग्जाम्पल कौन कौन है, बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर एंड द सोडियम क्लोराइड आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द डायमैग्नेटिज्म मटेरियल। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है भाई, इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय वर्च्यू ऑफ द विच इट टेंड टू गेट द वीकली मैग्नेटाइज। ये हल्का सा आपका मैग्नेटाइज होता है मैग्नेट्स की तरफ व्हेन प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब ये क्या आता है, चुंबकीय फील्ड की तरफ या चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आता है। They have a tendency to move from the region of the weak magnetic field to the strong। ये किधर जाता है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता है, ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। आगे लिखा हुआ है, दे गेट द वीकली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड द कॉपर, क्लोराइड, ETC आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक होता है लोह चुंबक है, तो ये बहुत स्ट्रांगली आपके क्या होते हैं, मूव होते हैं। इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स बाय वर्च्यू ऑफ द विच इट गेट द स्ट्रांगली मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रांगली होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, ये वीकली होते हैं। और ये आपके क्या करते हैं, ये तो आपके करते हैं रेपल करते हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम द रीजन टू अ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ट्रांजिशनल मेटल्स आ जाती हैं। ट्रांजिशनल मेटल किस में फॉल करती है, तो मैंने ये बताया था डी ब्लॉक्स में करती है आपकी। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात होती है, ये अलग है, मैग्नेटिज्म से रिलेशन इसका लेना देना अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं लेंगे। तो DIA मैंने बताया, डायमैग्नेटिज्म बता दी, पैरा और फेरो, तो यहाँ से दूर से निकल जाती हैं आपकी। ठीक है ना, कुछ अब देखो जैसे पैरा में क्या होती है, कुछ तो आपका क्या बीचों से निकल जाती है, कुछ आपका दूर से। और ये यहाँ से क्या होती है कि ज़्यादातर आपका सेंटर से निकलनी, आपकी जो लाइन होती है वो कहाँ से निकलती है, क्राउड में बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ से निकलती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड से निकलती है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम। कोक जो पार्ट होता है, ये एनारोबिक कंडीशन में बताया था। एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, जब कोल को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, कोल को हीट किया जाता है, तब आपका कोक बनता है और ये काफ़ी देर तक जलाया जाता है। जलाने के काम आता है आपके साइड से, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपकी क्या होती है, थर्मल एनर्जी में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। बिटुमन, लुब्रिकेंट ऑयल और पैराफिन वैक्स, ये तीनों पार्ट है किसका, आपका पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन्स का एक पार्ट है। तो देखा फ्यूल की अगर बात है, सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल
Purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called the fuels. A good fuel is one of the readily available cheap, burns easily in the air and a moderate rate and produces a rate amount of the heat. Petroleum is extracted from the crude oil with the help of the अच्छा कौन सा होता है जिसमें आपका क्या क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, आपका फिल्टर किया जाता है, अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, तो इसे बोलते हैं फ्रिक्शन डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड ऑयल। कौन सा मेथड है? फ्रिक्शन डिस्टिलेशन। अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग आपके क्या बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आपके क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। नॉट जस्ट पेट्रोलियम बट ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड। Byproducts of the petroleum are the paraffin, wax, bitumen, lubricating oil, etc. Like petroleum, gasoline, naphtha, paraffin, diesel, fuel oil, lubricant oils, bitumen and the some solid carbons. अब जैसे देख लीजिए, सबसे पहले जो आपके क्रूड ऑयल से निकलता है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर पर आपका पेट्रोलियम गैस निकल जाती है। उसके बाद गैसोलीन 25 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका अलग हो जाता है। नैफ्था आपका 80 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक निकल जाता है, जो आपका क्या होता है, जिस बोलते हैं जो आपका कैसा होता है, मिट्टी का तेल। पैराफिन अगर देखा जाएगा तो ये लगभग 180 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है। डीजल की बात करें 220 से 250, फ्यूल ऑयल की बात करें तो ये आपका 200 से 250 पे, लुब्रिकेंट ऑयल की बात करें 300 से 350 पे, और बिटुमन जो आपका किस में लगता है, रोड में लगता है ना, जो चारकोल वगैरह लगता है, वो 350 डिग्री से ऊपर या 350 डिग्री के आसपास क्या हो जाता है, आपका बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा लिखो, ऑल द गिवन ऑप्शन आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम विच कोक इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द मेटलर्जिकल कोल एंड नॉट पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का देख लेते हैं। पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल इन लिक्विड फॉर्म जैसे एलपीजी में इस्तेमाल कर लेते हैं। पेट्रोल आप जानते हैं, कैरोसिन भी आप जानते हैं, डीजल आप जानते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है आपका, जो क्या होता है, इंजन ऑयल होता है, उसमें इस्तेमाल हो जाता है। जो पैराफिन वैक्स होती है, कैंडल्स, वैसलिन में इस्तेमाल करते हैं। बिटुमन आपका रोड बनाने में, पेंट्स बनाने में आपका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। जो पीडीएफ है मैं वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि जितने वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका लिंक या उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। इस वीडियो का जो लिंक है मैं वो फेसबुक पे भी शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।